सुनी कि जब काजी फायज़ साहब आए तो उन्होंने कहा कि जी अब हमारा जज आ गया है तो अब हम आपको छोड़ रहे हैं और फिर उसके हाँ, ये बाद उन्होंने कहा आपकी था। रिहाई हुई। जिस तरह हाँ से जी। हुई वो भी हमने अभी रिसेंट आपका मैं चाह रही हूँ थोड़ा इससे वो सवाल आपसे पूछ सकूं जो अभी तक सामने नहीं आ सके। ये ज़रूर बताइए इमरान भाई कि आप सवात में थे, काफ़ी अरसे से अभी पिछले 1 साल से तकरीबन आप खैबर पख्तूनख्वा में रहे। पहले तो आपके लिए इतना डेंजर नहीं था। आप वज़ीर आला हाउस तक भी आपकी रसाई थी और आप वैसे भी इस्लामाबाद में भी 2-3 मर्तबा मैंने देखा हाई कोर्ट में भी आ रहे थे। फिर ऐसे क्या हालात बन गए कि आपको खैबर पख्तूनख्वा में भी आपके लिए मुश्किलात बन गई और अली अमीन गंडापुर से आपकी क्या ऐसी लड़ाई झगड़ा हो गया कि वो भी आपसे नाराज़ हो गए? अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जब इलेक्शन हुआ ना, तो उससे पहले मैंने अपना काम शुरू किया इलेक्शन से 11 दिन पहले। मैं रिकवर कर गया था दिसंबर के आखिर तक, जब मैंने अली इशफाक साहब की एक पॉडकास्ट के अंदर मैंने इंटरव्यू दिया था। आपने देखा उसमें मैं बहुत कम जी, स्टैम्पलिंग कर रहा था, काफ़ी बेहतर था मैं। जी। अब मैं प्लान कर रहा था कि मैं अपना काम शुरू करूँ। तो लेकिन काम शुरू करने से पहले ना मैं चाहता था कि मैं उम्रा करके आऊँ। हुँ, क्योंकि मैंने कैद काटी है तो मैंने अल्लाह से बड़ी दुआएँ की थी और मैंने ये नियत की हुई थी कि मैं जाके रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दूँगा, खाना काबा को जाके देखूँगा और फिर मैं अपना काम शुरू करूँगा। तो नियत एक आदमी की बन जाती है ना हमारी, मज़हबी वाबस्तगी भी है। मैंने सारे खानदान के यानी हम तकरीबन कोई 16-17 लोग थे, सबके उम्रे के वीज़े लगवाए और हमने तैयारी की और इन्होंने मेरा नाम जो है वो ईसीएल के अंदर रखा हुआ था। मुझे तब पता चला। तो मैंने कोशिश की अदालत में इधर-उधर तो वो हुआ नहीं। तो एक-एक दिन करके डिले होता गया। फिर मैंने अदालत के अंदर जाकर कहा, मैंने कहा जज साहब मैं अदालत में ही था, मैंने वहां कहा, मैंने कहा जी आज या तो मैं वी-लॉक करूंगा या मैं सामान पैक करूंगा, या तो उम्रे पे जाऊंगा तो या मैं अपना काम करूंगा। मैंने अब नियत की हुई है, मैंने अपना काम तो शुरू करना है। अब मैं क्योंकि मैं बोल पा रहा हूं, मैं बेहतर हूं पहले से, तो मैं क्यों ना अपना काम शुरू करूं। तो मुझे वो इजाजत नहीं दी अदालत ने भी। वो डिले डाल रही है, आपको पता कंप्रोमाइज होती है अदालत भी। उन्होंने नहीं दी। उनको एक कॉल आ जाती है कहीं ऑफिस से, किसी ऑफिसर की, किसी एजेंसी की, तो वो बेचारे उनके महदूद इख्तियारात हैं पाकिस्तान में अदलिया के भी, तो वो नहीं हो पाया। तो मैंने उस दिन अपना काम शुरू करना था। उस वक्त मुझे बहुत बड़ी बड़ी ऑफर्स भी आई, यानी ऐसे लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के करीबी हैं और खुद हुँ, को सिविलियन हैं, वो मेरे पास आए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बेचारे उन दिनों में भी आते थे, मेरे वालिद साहब को मिलते थे जब मैं युवा था, और उन्होंने आकर एक दो तो ऐसे हैं जिन्होंने आकर हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इन्फॉर्मेशन उनके पास भी कोई नहीं थी उस वक्त भी। तो उन्होंने आकर कहा कि जी ऑफर है जी, बहुत बड़ी ऑफर है। एक ऑफर एक पॉलिटिकल पार्टी जो नई इन्होंने लॉन्च की थी, बनाई गई, उसकी तरफ से भी जी। दिलवाई गई। मैंने सब पे इनकार कर दिया। इन्होंने अप्रोच किया मेरे एक बहुत करीबी दोस्त को, जान से प्यारा दोस्त है, और उसने इनको कहा कि यार बात ये है कि वो नहीं सुनेगा बात। मैं उसको जानता हूँ बचपन से, वो शुरू से मेरे साथ है, तो ये फड्डे वाली बात है, तुम्हारी तो उससे लड़ाई है, तुम मेरी भी करवा दोगे। इन्होंने कहा यार आप सिर्फ बात तो कर लेना, ऑफर इतना बड़ा है, आप बात तो करें, आपको भी फीस देंगे। उसने कहा यार मैं लानत भेजता हूँ फीस के ऊपर, मैंने तो आज तक इस तरह का कोई काम ही नहीं किया, ना मेरे से कोई ताल्लुक है। तो उसने मुझे, मेरे दोस्त ने फोन किया, उसने कहा कि शौकत बात भाई सुन। होंगे ना, वही हैं बचपन के आपके दोस्त और जो आपके बहुत वकील दोस्त भी है थे। मेरे बचपन के। मैं इफ आई एम नॉट अच्छा, नेमिंग एनीवन, मैं वो ले नहीं रहा नाम, तो फिर इसको अच्छा। ये ऐसे ही रहने दें। वो मुझे सीधा मेरे दोस्त रात ने कहा रहने कि दें। यार, हाँ, जी, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार अब तो ये लेवल आ गया है कि मैंने कहा आज मैं अपना इंशाल्लाह काम शुरू कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्त ने मुझे गुड लक कहा और उसने मुझे कहा कि ये उन्होंने एक ऑफर भेजा। तो मैंने कहा तूने क्या कहा, मुझे गुस्सा आया इस बात पे। तो उसने कहा मैंने ये कहा। तो मैंने उसको फिर कहा, मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया, तेरी असेसमेंट मेरे बारे में आज भी ठीक है। तो मैंने उस दिन अपना काम शुरू कर दिया। मुझे धमकियां आना शुरू हो गई कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए नहीं था। ऑफर सारे किस घर चीज़ वाले की उम्र थी? पे। कि सियासी पार्टी जॉइन कर लें या नहीं 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 किसी नहीं, चैनल के लिए? मुझे ऑफर थी पैसे की। 50 करोड़ पैसे ज्यादा की ऑफर से स्टार्ट हुआ था। ये लोग कहते हैं ना पैसा के लिए डॉलर कमाने, ये कमाना है, वो कमाना है। मैं इनको इनको आइडिया नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनको ये पता ही नहीं है कि ये पैसे के लिए होता है। और पैसे के लिए कोई बंदा 5 महीने जो है वो रोजाना मार खा सकता है, ठीक था। कैद तन्हाई में रह सकता है। मैं 10 दफा गिरफ्तार हुआ हूं। मुझे जानबूझ के गंदे गंदे सेलों में बंद करते हैं चरसियों बंगियों के साथ, और उनको चरस वाले सिगरेट देते हैं ताकि वो अंदर सिगरेट पिए। मुझे क्योंकि साइनस का इशू है। जैसे मैं तो अपनी गाड़ी में जिंदगी में कभी किसी को, मेरे वालिद साहब ने सिगरेट मेरी वजह से छोड़ा कि उन्हें ये लगता था कि मैं सिगरेट पीता हूं तो मेरे बेटे को प्रॉब्लम होती है, ठीक। तो उन्होंने मेरी वजह से छोड़ दिया। मेरे से वो इतना प्यार करते हैं।
तो मुझे ये प्रॉब्लम है, उनको ये पता चल गया था कि इसको सिगरेट से प्रॉब्लम है, ये जहां मुझे बंद करते थे वहां सिगरेट वाला बंदा बंद करते थे और उनको सिगरेट ला के देते थे। तो मुझे तो बड़े गंदे माहौल में 10 गिरफ्तारियां हैं मेरी, सिर्फ जो रिकॉर्ड के ऊपर है। नहीं तो ऑफर के इसके पैसों के बदले करना क्या था? यानी वो चाहते थे आप उनके हक में बयानियां बनाएं? नहीं, डिफरेंट किस्म की थी। नहीं, एक देखें, एक ऑफर तो ये थी कि आप हमारे लिए बयानियां के ऊपर थोड़ा काम करते हैं, वो मेहरबानी करते हैं आप। एक ऑफर फाइनली ये भी थी कि आप 8 फरवरी तक चुप रहें, एक लफ्ज ना बोले, 9 फरवरी से आप अपना काम शुरू कर दें, ना आपका नाम ECL में होगा, ना आपके ऊपर कोई दबाव होगा, और आपको हम इतना पैसा भी देंगे। ये एक अलग ऑफर भी आई थी। ठीक, खामोश ECL में नाम होगा, पैसा भी देंगे, और साथ में आपको इजाजत भी होगी कि आप उसके बाद अपना 9 फरवरी से आप जो मर्जी करें। निजाम को तो ये लगता था ना कि 8 फरवरी को मनमानी करके जो मर्जी कर देंगे, 9 से ये चिल्लाता रहेगा। उनको तो पता ही नहीं था कि 9 के बाद तो असल गेम शुरू होनी है। इनकी असेसमेंट हमेशा ही गलत होती है ना, तो उसका ये हुआ था। सही। तो ये ऑफर्स आपको आती रही। जो मेरा सवाल था, अच्छा, जब मैंने अपना काम शुरू किया ना, तो मुझे आइडिया हो गया था मैं पकड़ा जाऊंगा। मैंने अपने घर वालों को सबको उम्र पे भेज दिया। और आपको पता है कि उसके बाद इलेक्शन हुआ, मैं अपने ट्रैक पे चल रहा था। तो ये रानी साहबा को खुश करने के लिए उन्होंने मुझे इलेक्शन के फौरन बाद हलफ होने से पहले घर से अगवा कर दिया। और उस दिन मुझे ये जो चट्टा है ना, DG एंटी करप्शन, इसने मुझे, क्योंकि मैंने से कहा था, मैंने कहा चट्टा साहब मैंने आपको पहचान लिया है। ये मुझे आंखों पे पट्टियां बांध के लेकर गए थे बेशर्मों की तरह। उस दिन भी ऐसे ही उठाया जैसे आगे से ही लेकर जा रही है। तो चट्टा साहब को मैंने कहा आपको मैंने पहचान लिया चट्टा साहब। तो इसने कहा कि मेरे पास ऑप्शन है 2, या तो बड़े लंबे अरसे के लिए आपको उन्हीं के हवाले कर दूं जिनके पास से आप आए। मैंने कहा और कहता है या फिर आपको 1 हफ्ता मेरे पास रहना पड़ेगा। मैंने कहा जी तीसरी ऑफर भी है। उसने कहा क्या? मैंने कहा मुझे गोली मारे सर में। तो कहता नहीं, आपको वो कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए जो आप उनसे करके आए। मैंने कहा भाई उनसे पूछ कमिटमेंट क्या है। मैंने कहा पूछना उनसे कमिटमेंट क्या है। किसी बंदे ने मेरे से कोई चीज लिखवाई है, मेरे से कोई बात की है? वो एक कैदी से क्या कमिटमेंट होती है? और दूसरा, मैंने कौन सी कमिटमेंट देनी थी? उन्होंने, मेरे बाप ने किसी को एक लफ्ज लिख कर नहीं दिया। लोग मेरे दरवाजे के ऊपर आकर मिन्नतें करते रहे कि 1 सफा लिख दें आप, 1 सफा लिख दें आप कि जनाब आप ये गारंटीज दे रहे हैं, हम आपके बेटे को ले आएंगे। मेरे वालिद ने, मैं अपने वालिद का कभी एहसान नहीं उतार सकता। उन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की 5 महीने, मेरे बच्चों ने तकलीफ बर्दाश्त की, मां ने तकलीफ बर्दाश्त की, इन्होंने लिख कर नहीं दिया। मेरे वालिद ने एक ही बात की थी कि मेरे बेटे से मुझे मिलाओ, मुझे दिखाओ कि वो जिंदा है, मैं उसको देखूंगा, अगर वो जिंदा है तो मुझे वो दिखाओ, मैं उससे पूछूंगा कि बेटा मैं ये लिख के दूं। अगर उसने कहा कि लिख के दे दे बाबा, तो फिर वो मैं लिख कर दे दूंगा। अगर उसने कहा वहां पे कि नहीं लिख के देना, तो फिर मैं तब भी नहीं लिख के दूंगा। मेरे बेटे को उन्होंने कह दिया आपके बेटे को हम कायल कर लेंगे, वो आपको कह देगा। अब्बू ने कहा मिलाओ, फिर उन्होंने मिलाया ही नहीं। तो फिर वहां से आप निकले और फिर आपको लगा कि अब ये हालात खराब हैं, यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते, आप फिर नहीं, मैंने फिर जब इन्होंने दोबारा पर्चा दिया ना, मैं बताता हूँ, जब इन्होंने दोबारा मेरे ऊपर पर्चे देना शुरू किया इलेक्शन के बाद, तो इन्होंने मेरे वालिद पे और भाई पे भी दे दिए। मैंने फटाफट उन्होंने पाकिस्तान से बाहर निकाला। मेरे बच्चों की गाड़ी स्कूल जा रही थी, तो उसकी तस्वीर मुझे भेजी किसी ने लेकर। तो मैंने बच्चों को और बीवी को भी पाकिस्तान से बाहर निकाला, मैंने सबको भेज दिया। ये लोग चले गए और जाके इन्होंने गल्फ के अंदर एक मुल्क की इन्होंने वो ले ली रेजिडेंस। वहां पे जाके इन्होंने अप्लाई किया और वो रेजिडेंस मिल जाती है। अगर आप वहां पे कोई छोटा मोटा सा भी काम कर लें तो आपको मिल जाता है। तो वो इन्होंने लेकर बच्चों को वहां स्कूलों में दाखिल कर दिया। ये वहां रहना शुरू हो गए और मुझे इन्होंने एक ही शर्त रखी कि तुम अगर गिरफ्तार नहीं होगे तो हम बाहर रहेंगे, अगर तुमने गिरफ्तार होना है या वही वाला सारा काम होना है तो हम पाकिस्तान में रहेंगे। ठीक। तो इसलिए मैं खैबर पख्तूनख्वा चला गया कि मैं गिरफ्तारी को अवॉइड करूंगा। पहाड़ों के अंदर गिरफ्तार होना इतना आसान नहीं होता ना, तो मैं उधर चला गया। और वहां पे मैंने वहां की गवर्नमेंट से तो आपको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिली होगी ना, क्योंकि वहां पे एक दिन भी ये गंडापुर साहब, उनके भाई, उनकी फैमिली या कोई भी बंदा ये बताएं कि मैंने इनसे क्या सपोर्ट ली है। वहां मैं अपनी सिक्योरिटी लेकर गया था। हाँ, शीरीदादा भाई के साथ कुछ सिक्योरिटी थी, क्योंकि उनके ऊपर कातलाना हमले पहले हो चुके हैं। वो 2-3 लोग उनके साथ होते थे, पुलिस के कमांडोज, लेकिन वो उनके साथ होते थे। और वो जब आते थे मेरे पास, तो मेरे पास भी वही बंदे साथ ही, वो उधर हमारे करीब ही होते थे। लेकिन मेरी अपनी सिक्योरिटी थी। मैंने वहां पे, मेरे वालिद साहब ने मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, बंदे उन्होंने इंटरव्यू किए हुए थे, तो वो 10 के करीब लोग थे जो मेरे पास रहते थे।
वो मेरी सिक्योरिटी को और चीजों को देखते थे। मेरे ड्राइवर भी मेरे वालिद साहब ने इंटरव्यू करके रखे हुए थे, हमारे पुराने वफादार लोग थे। मेरा इवन जो मेरा कुक है बावर्ची, वो तक जो घर वाला था इन्होंने मुझे वो दिया हुआ था। तो मैं इस तरह वहां पे बिल्कुल सही, ट्रस्टवर्दी लोग सारे आपके साथ उन्होंने खुद रखे हुए थे जिनको मैं खैबर पख्तूनख्वा में रहता था, शक शुबा नहीं था। ठीक। मामला वहाँ पे अली अमीन वगैरह या पीटीआई की गवर्नमेंट होने का कोई आपको फायदा नहीं था वहाँ पे? मुझे अली अमीन ने कहा कि आप हमारे पास आ जाए। अच्छा। तो मैंने कहा जी मुझे जेब नहीं देता। देखें, जो किसी बंदे ने आपको ऑफर की है तो उसको आपको नहीं कहना चाहिए कि कभी ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे घर आ, डीए खान चले जाएं, आप मेरे घर के अंदर रहे, इमरान साहब मैं देखता हूँ आपको कौन हाथ लगाता है। मैंने कहा नहीं, आप पॉलिटिकल आदमी है। उसके साथ मेरी एक अली अमीन के साथ पुरानी दोस्ती भी थी। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा नहीं, हमने इकट्ठे काम भी किया हुआ फ्लड्स के अंदर। तो मैंने अली अमीन को कहा, मैंने कहा नहीं, ये जेब नहीं देता मुझे, अब आप सीएम है एक सूबे के, तो मैं ये नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी हमारा एक डेरा है, आप वहां चले जाएं, मेरे एक दोस्त है उनके पास चले जाएं। मैंने कहा जी नहीं। आखिरी जो उन्होंने मुझे ऑफर की, उन्होंने कहा आप सीएम हाउस के अंदर आ जाओ, यहाँ पे रहो, मैं देखता हूँ आपको कौन हाथ लगाता है, जो दिल करता करो। मैंने कहा अली अमीन गड्ढापुर साहब, इमरान खान ने मुझे सन 2022 में कहा था कि केपी हाउस चले जाओ। तो मैंने उन्हें कहा था कि खान साहब ये लड़ाई आपकी अकेले की नहीं है, आप अपना काम करें, मुझे मेरा काम करने दें। मैं ये आपके लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो जब तक मेरे अंदर हिम्मत है, जितना मैं कर सकूंगा मैं करूंगा। अगर आप मेरे ऊपर कोई एहसान करेंगे या मुझे सिक्योर करेंगे तो कल को आप ये डिमांड करेंगे कि मैं आपके मुताबिक भी चलूं, या आपके दिमाग में तो कम से कम ये आएगा ना। ठीक। तो मैंने कहा मैं नहीं चाहता, ये अपने बलबूते के ऊपर मैं ये लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, आप मेरी मदद ना करें इसमें। तो इमरान खान साहब ने इतना खफा क्यों हुए? एक ऑडियो भी उनकी आई थी बड़ी, उस पे वो गालम गलोच भी कर रहे थे। लेकिन ये मुझे बताना पड़ेगा, आप उनका इंटरव्यू करेंगी तो उनसे आप पूछिएगा ना कि उसने ये क्यों किया। यानी वो मुझे सिर्फ एक उनके फैमिली मेंबर ने फोन करके कहा कि इमरान भाई ये जो ऑडियो है ये एडिटेड है। मैंने कहा यार जो भी है, मैंने उसके बाद कभी उन लोगों से राब्ता नहीं किया, बात नहीं की। और कन्वर्सेशन में जो दूसरा हमारा दोस्त था उससे भी राब्ता नहीं किया, मैंने दोनों से नहीं किया आज तक। ठीक। आज तक नहीं किया, दोनों से राब्ता नहीं किया। ठीक। अच्छा, उसके बाद फिर आपके ऊपर असैसिनेशन के लिए ये जरूर हुआ कि मेरे ऊपर जो मैं खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ऊपर जब रेड हुई, अच्छा मुझे एक सोर्स मिला था जो मुझे पहले बता देता था चीजें। ये 2 सोर्स थे, ये अलग अलग नंबरों से मुझे फोन करते थे। यानी ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनका नंबर एक हो, यानी मुझे वो कह देते थे सर ये नंबर दोबारा नहीं चलेगा। ठीक। तो उन्होंने मुझे चीजें बताना शुरू की, वो मुझे जो बताते थे वही हो जाता था। यानी पहले मैंने फॉर ग्रांटेड लिया, उन्होंने मुझे कहा घर से निकल जाए, रेड आ रही है। मैं नहीं निकला, फरवरी में मैंने घर से गिरफ्तार हो गया था इलेक्शन के बाद। मैंने फिर सीरियस लिया, मैंने कहा बंदा ठीक है। उसके बाद दोबारा मुझे कॉल आई कि आपके ऊपर पर्चा होने वाला है, ये वाला, वो भी हो गया। उसके बाद उस बंदे ने मुझे कहा जी आपको ये हज पे नहीं जाने देंगे। मैंने कहा जी मुझे पास अदालत का ऑर्डर है। मुझे एक सहाफी ने एक जगह पे बुलाया, मैं उन्हें मिलने गया तो वहां पे मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर आ गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि इमरान भाई मुबारक हो, आप हज पे जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे कहा जैसे उनकी अपनी अप्रूवल है। मैंने कहा जी वो तो मैं हज पे तो इंशाल्लाह मैं जा रहा हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे ना आपकी नीयत पे भी शक है। तो उन्होंने कहा जी नहीं आप हज पे जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने कहा जी मैंने पिछले साल जाना था 2023 में, मुझे आप लोगों ने अगवा कर लिया, अब 2024 है और तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, और कोई एक रास्ता थोड़ी है जाने का। मैंने उनको ये इशारा भी दिया, लेकिन मैंने उन्हें कहा मैं अदालत से इंशाल्लाह ऑर्डर लेके फिर जाऊंगा। उन्होंने कहा जी आपको अदालत में ऑर्डर जरूर देना चाहिए इमरान भाई। तो मैं अदालत में चला गया, मैंने बड़ी कोशिश की। अब अदालत में ये हुआ कि आमिर फारूक साहब थे, उन्होंने मेरे केस को लास्ट की तरह खींच के आखिरी फ्लाइट तक पहुंचा। फिर देखा आप गिरफ्तारी भी हुई, आप नहीं जा सके और उसके बाद फिर छोड़ भी दिया गया, ऐसे जैसे आपको रोकना ही सिर्फ मकसूद था। हाँ, लेकिन फिर यहाँ मुल्क से निकलने की उसी बंदे ने मेरे सोर्स से कहा था आपको आज फिर नहीं जाने देंगे। अच्छा, तो उसी बंदे ने फिर आपको ये बताया कि आपके ऊपर ये कातिलाना हमला भी करने लगे। एक और बात बताई, एक दिन मैं स्वात में अपने घर पे बैठा था, मेरे पास एक दोस्त भी आए हुए थे लाहौर से, और एक दोस्त मेरा उठ के निकला था अभी जस्ट। उस बंदे की कॉल आई, कहता है इमरान भी निकले 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 फौरन निकले। मैंने कहा किधर निकलूं? कहते जहां पे भी है फौरन निकल जाए। मैंने कहा अब ये मुझे ना एंजॉय कर रहा है, 2-3 खबरें इसकी ठीक हो गई हैं, तो अब ये बंदा मुझे एंजॉय कर रहा है। मैंने कहा तू मुझे ये बता मैं हूं कहां पे? कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन आप जहां पे भी हैं वहां रेड होगी अभी, अगर अभी तक नहीं हुई तो अभी होने वाली है। ठीक। मेरा जो दोस्त गया था गाड़ी में, मैंने उसी को वापस बुलाया, सिक्योरिटी को वहीं छोड़ा, अकेला गाड़ी में बैठा और मैं चला गया। 7 मिनट के बाद वहां रेड होगी जी, 7 मिनट्स के बाद। अच्छा, इस रेड के अंदर
क्योंकि वहां पे उस वक्त मेरा एक दोस्त मौजूद था, उसके साथ एक पुलिस वाला भी उसका दोस्त था, वो खैबर पख्तूनख्वा था, सादा कपड़ों में। उसने वो बंदे पहचाने थे, उसमें खैबर पख्तूनख्वा का एक डिपार्टमेंट है DSB, जैसे हमारे स्पेशल ब्रांच होता है या फेडरल गवर्नमेंट का एक होता है, वो क्या कहते हैं उसको, ये जो वजीर आजम के अंडर एजेंसी काम करती है, MI और IB इंटेलिजेंस, इस तरह वहां पे DSP है। तो DSP के उसके अंदर बंदे थे। और मुझे फिर खैबर पख्तूनख्वा से एक बंदे ने फोन करके कहा, ब्यूरोक्रेट है, बड़ा ब्यूरोक्रेट है, उसने कहा इमरान भाई आपने हम पे भरोसा नहीं करना। मैंने कहा क्यों? कहते इमरान भाई हमारे 100 मसाइल है और 100 प्रॉब्लम्स हैं, हम आपको पकड़ के मरवा देंगे, तो आपने हम पे भरोसा नहीं करना, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा पहले भी नहीं कर रहा, कहते जी और भी नहीं करना आपने। तो ये मुझे पता था, पहले आइडिया था मुझे चीजों का। अच्छा इमरान भाई, आपको टाइमलाइन बता सकते हैं, अब आप जब मुल्क से निकलने का जब आप प्लान कर रहे हैं, तो ये कौन सा टाइम था? क्योंकि ये बात बहुत क्वेश्चन भी कर रहे हैं लोग, और जाहिर है ये डिस्कस भी हो रही है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, कोई तातुल नहीं आया? किस टाइम आप निकले, कितना टाइम आपको लगा? आया था वो, अभी इतनी जल्दी ना देखें, चंद हफ्तों का रिकॉर्ड देखें, कई हफ्तों का रिकॉर्ड में देखना पड़ेगा। ये एकदम नहीं हुआ। ये क्या इज इट पॉसिबल कि बंदा निकले यहाँ से पहाड़ों से चलता पैदल बरतानिया पहुंच जाए, 2 महीनों में बैठ गए? अंग्रेज दौर थोड़ी चल रहा है अभी। तो ये जो है ना, वो तकसीम हिंद से पहले की बातें कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। मुझे चीजों का आइडिया होना शुरू हो गया था। मैंने अपने एक दोस्त के जरिए से हमसाया मुल्क का वीजा ले लिया था। मैं हमसाया मुल्क ही कहूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनके पास कोई ऐसी कंक्रीट चीज हो जिसके ऊपर ये कोई एक नई चीज खड़ी कर दे। हमसाया मुल्क का वीजा मैंने अपने एक सहाफी दोस्त के जरिए से ले लिया था। ये नवंबर दिसंबर की बात है या उससे भी पहले की बात है? मैंने ये वीजा लिया था गालिबन अक्टूबर में, अक्टूबर के एंड पे या नवंबर के शुरू में लिया था, ऐसा ही कुछ है। ये वीजा मैंने ले लिया और मैं चुप करके बैठ गया, एहतियातन लिया। हर वक्त मेरे पास एक वीजा मौजूद रहता था उस कंट्री का जहां मेरी फैमिली थी, हर वक्त, पिछले 1 साल से। वो इसलिए कि वो जैसे ही खत्म होने लगता था, वो खत्म होता था, ये मुझे दोबारा देते थे। वजह ये थी कि उन्होंने कहा जिस वक्त आपका नाम ECL से निकले आपने सीधा बच्चों को मिलना है। अम्मी ने मुझे मिलना था, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और प्रॉब्लम और भी थी, आपको पता है, 1 साल हो रहा था, बच्चों को भी बच्चे भी बहुत ज्यादा उदास थे, मुझे मिले 1 साल से। तो ये मुझे हर वक्त मेरा वीजा एक रखते थे उस कंट्री का जहां पे मेरी फैमिली थी। इनके पास क्योंकि वहां की रेजिडेंसी थी तो ये वीजा निकलवा देते थे मेरा, और रखते थे कि जब भी आपको मौका मिले ECL से नाम निकले आप बच्चों को मिलने आए। तो निकलने का, पाकिस्तान से निकलने का सफर किस वक्त शुरू हुआ? ये दिसंबर? मैं बताता हूँ आपको, मैं एग्जैक्ट टाइम आपको अगर बताऊंगा ना तो मेरे बंदे एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि उस वक्त वो फिर कुछ मेरी कॉल लोकेशन और चीजें वो देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये बंदे कौन हो सकते हैं। तो मैं अपने मोहसिन को फंसाना नहीं चाहता। एक बंदा क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में है, कासिम सूरी, तो मैंने उनका आपको बता दिया। उसी बंदे ने मुझे दोबारा राब्ता किया और उसने मुझे कहा कि अब आपको मार देंगे। अब उसकी 4-5 चीजें ठीक हो गई थी, मेरे पास वजह कोई नहीं थी। उसने मुझे वन टाइम पिक्चर के अंदर 3 बंदों की तस्वीरें भेजी कि जनाब ये बंदे हैं और ये टास्क है, अब आपको मार दिया जाएगा, आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मैंने कहा जी क्यों? कहते भाईजान ये फैसला हो गया, अब आप कोई गवाह नहीं करेंगे, आपको मार देंगे, और आपको मारने के लिए आप पे एक मुकदमा होगा और आपको बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी जहां पे आप छुपे हुए हैं। अच्छा, अब मेरी सिचुएशन ये थी उस वक्त कि मैंने अपने गार्ड भी छोड़ दिए, अपना कुक भी छोड़ दिया, अपने ड्राइवर भी छोड़ दिए, अपने साथ जो हेल्पर है वो भी छोड़ दिया। मैं अकेला हो गया, सिर्फ एक बंदा मुझे अकम्पनी कर रहा था, सिर्फ एक बंदा। ये नहीं, अब खाना भी हम खुद पकाते थे, कपड़े भी खुद धोते थे, हम लोग जो है ना वो सफाइयां भी खुद करते थे, और अपना वीलॉग करके उसकी अपलोडिंग का सारा मैं वो खुद ही करवाता था, हर चीज। तो इसकी वजह ये थी कि आप वो पूरे काफिले के साथ हर जगह हर वक्त मूव नहीं कर सकते थे, तो आपको लगता था कि मेरी एक गाड़ी के साथ 100 बंदे हो तो किसी भी वक्त बैग उठाया और निकल लिए, सारे लोग होंगे तो सब मूव करना। एक गाड़ी के साथ एक ट्रैकर भी मिला, वो हमने एक यानी गाड़ी के साथ ट्रैकर भी लगे तो वो हमने फिर दरिया स्वात में फेंका। तो मुझे समझ आ गई थी कि ये चीजें हो रही हैं। मैंने श्रीदादा भाई से अपने आप को अलग किया क्योंकि मुझे लगा कि इनके ऊपर अब दबाव डाला जाएगा और इन्हें कहा जाएगा, इनको परेशान किया जाएगा, इतने नेक आदमी, इतने अच्छे आदमी हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनके ऊपर मुसीबत आए मेरी वजह से। बहुत सारे लोग मुझे कहते इधर आ जाओ उधर आ जाओ, तो मैंने ट्रेवलिंग में फिर काफी टाइम गुजारा। उसके बाद वीजा मेरे पास था हमसाया मुल्क का। अब मैंने हमसाया मुल्क में मैं किसी एयरपोर्ट से तो जा नहीं सकता था या किसी चेक पोस्ट से भी नहीं जा सकता था। अगर मैं जाऊंगा तो चेक पोस्ट के ऊपर तो सब पे कैमरे लगे हुए हैं, तो वो लाए ना फुटेज, कहां से मैं, मुझे कई लोग कहते हैं ISI ने क्रॉस करवाया, निकालो फुटेज दिखाओ,
तो मामला ये है कि मैंने ये फैसला अभी मैं कर नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्यों वजह कोई नहीं थी। मैं ये कह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि चीजें अभी खत्म होने वाली हैं। मुझे लग रहा था चीजें जितनी तेजी से जा रही है ना, ये निजाम जो है वो शायद हार जाएगा, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो मैं ट्रेवल करके अपनी, मैं सिंध भी गया, बलूचिस्तान भी गया, पहाड़ों पे रहा, एक कंपाउंड है वहां पे रहा काफी दिन। वक्त गुजार रहे थे आप? तो मैं वक्त गुजार रहा था कि टाइम गुजरता है, जब मैं अपना काम करता रहूं, जहां मुझे इंटरनेट मिल जाता था ना आखिरी हाथ पे, मैं वहां बैठ जाता था जाके, चाहे वो बॉर्डर है या कोई भी जगह है। मैं ऐसे अपना खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में मैंने अपना टाइम गुजारा। मैं लाहौर भी गया, लाहौर भी गया, एक दोस्त को मिलना था, उनका एक इवेंट था। मेरा पता नहीं क्या दिल में क्या हुआ, मैंने कहा इतना अरसा हो गया कोई एक सोशल गैदरिंग नहीं है। मैं लाहौर चला गया एक गाड़ी लेके प्राइवेट, और मैं वहां पे मिलके फिर रातों रात। एक मिनट, ये बड़ी दिलचस्प बात। आप इतनी जगहों पे फिर भी रहे हैं, लोग आपको ढूंढ भी रहे हैं, एजेंसियों वाले आपके पीछे हैं, पुलिस वाले आपके पीछे हैं, तो सवाल ये सब कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा डॉन था इमरान रियाज के, किसी के काबू में नहीं आया और आप घूमते फिरते रहे आगे। यार ये मुराद सईद पाकिस्तान में ही है, हुलिया कोई चेंज करके निकलते थे, क्या करते थे? ये मुराद सईद पाकिस्तान में ही है, मुराद सईद पाकिस्तान में है। और मुझे 10 जगह पुलिस वालों ने देखा है, उन्होंने कहा इमरान भी निकले निकले फटाफट जल्दी निकले। अच्छा, यानी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की नहीं, आपको सारे सपोर्टिव है यार, 90% सपोर्टिव है। आपको क्या लगता है कि मैं किसी नाके पे, अभी आप मुझे ले जाए पाकिस्तान के किसी नाके पे, और पुलिस वालों को अगर ये स्पेशली खड़ा नहीं किया कि इमरान रियाज को ही पकड़ना है, वो मुझे निकालेंगे कि निकलो जाओ? बिल्कुल ठीक। ये ऐसा थोड़ी होता है, पूरा पाकिस्तान मेरे साथ है, इनके बेशर्मों के साथ तो नहीं है पाकिस्तान। मैं एक हॉस्पिटल में गया, मैं जब दोस्त की तरफ गया तो उसने बताया यार फलां पे मारा, मैंने कहा चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैं हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल के अंदर कोई 30-40 लोग थे, उन्होंने पहचान लिया, रोला पड़ गया। लोगों ने कहा तस्वीर बनानी है, तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार अगर आप इसकी तस्वीर बनाएंगे ना तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सबने कहा कि नहीं बनानी, बल्कि वो सारे लोग मुझे मेरी गाड़ी तक बिठा के उन्होंने कहा इमरान भी आप निकल जाए। मैं तो उनको नहीं जानता, मुझे एक का भी नाम नहीं आता। तो वो ऐसे नहीं है। और ये तो आप एजेंसियों को इतना डेढ़ सियाना समझते हैं आप, ये ऐसे थोड़ी होता है कि ये ऐसे पकड़ लेंगे ऐसे। आप सिस्टम के ऊपर आपके वीपीएन लगे हुए हैं, आपके नंबर चेंज है, आपके इंटरनेट जो है वो दूसरे काम कर रहे हैं। ये बातें ही बनी हुई है कि फलां चीज। जब मैं पहली दफा पकड़ा, मुझे इन्होंने आईएसआई ने और जाके इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो मैं हैरान हो गया, इनको मेरे बारे में अलिफ भी पता नहीं थी। हम लोग डरे हुए हैं जनाब, हमारे व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं, सिस्टम के अंदर कोई चक्कर ही नहीं है, ये मजाक है नहीं बिला वजह। हमने ये मिथ बनी हुई है कि बहुत ज्यादा, इतना नहीं है जरूर टेक्नोलॉजी, बहुत सारा कुछ हो सकता है, लेकिन इस लेवल पे नहीं है जितना आप वरी हो जाते हैं। और इतने ज्यादा लोगों को वो शायद मेरे ख्याल। और आप थोड़ी सी चीजें टेक्नोलॉजी को अगर आप समझते हैं ना, आपको पता है, मैं लकीली वो दोस्त मेरे ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी में वो ब्रेन्स हैं, ठीक, वो आप ये समझ लेंगे वो इवल जीनियस है। तो उन्होंने मुझे ऐसे सिस्टम बना के दिए कि वो अभी भी मैं जहां भी जाता हूँ इनको पता नहीं चलता था। अच्छा हुआ ये कि फिर मैंने इमरान जी, फिर ये जो स्टोरी आई थी कि जी आप कोई कश्ती में छुप के चले गए, कोई लॉन्च में आपने बैठ के सफर किया, या कोई इस टाइप की भी कुछ एडवेंचर आए आपकी उसमें सारी जर्नी में? नहीं, अच्छा, मैंने मुझे एक बंदे ने ये कहा कि आपको हम कश्ती के अंदर जो है ना वो निकालते हैं इमरान भाई। वैसे ही उसने फोन करके मुझे कहा, मुझे लगा कि मुझे कोई ट्रैप कर रहा है। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई ट्रैप कर रहा है। फरूक हबीब भी ऐसे ही पकड़ा गया था एक दफा ग्वादर के पास। अब मैंने जाना तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं उनका लहजा नहीं बोलता। मुझे पश्तो समझ आती है, सब ठीक है, लेकिन मैं उनका लहजा नहीं बोलता। और मेरी शक्ल सारी दुनिया पहचानती भी है। कासिम सूरी साहब ने मुझे फोन किया, उनके पास कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन उनके पास भी आई थी। उन्होंने कहा आपको पता है कि आपकी अपनी जान खतरे में है? मैंने कहा जी मुझे आइडिया है, एक बंदे ने मुझे कहा तो है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा पाकिस्तान से निकल क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा। मैंने कहा भाई एक तो मेरे दिमाग में ये नहीं है कि कैसे निकलना है। मुझे पता है कि मैं चल भी सकता हूँ, पहाड़ भी क्रॉस कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसका पूरा वो पैटर्न का और ये वो नहीं मुझे पता। दूसरा ये है कि पूरा मैप हो पास जो मैं पहचाना जाता हूँ, मैं पहचाना भी जाता हूँ। और फिर मैंने उनसे कहा कि अभी मैं चीजें देख रहा हूँ। उन्होंने फिर मुझे कायल किया, अरशद भाई की उन्होंने मिसाल भी दी, ठीक। तो उन्होंने फिर मुझे एक बंदा अपना दोस्त एक मिलवाया अपने कबीले का। वो मुझे एक जगह पे ले गए, पहले एक अटेम्प्ट किया, नाकाम हो गए। उस अटेम्प्ट में तो आप ये समझे कि मैंने उलिया अपना चेंज किया हुआ था, तो आप समझे चंद मीटर अगर फासला और होता तो मैं शायद बहुत मेरे लिए बुरे हालात हो जाते, ठीक। तो मैं वहां से फिर मैं बच गया और वो अटेम्प्ट नाकाम हो गई। दूसरी अटेम्प्ट फिर की थोड़े दिनों के बाद,
उस अटेम्प्ट के अंदर हमने काफी पहाड़ चढ़े, वो बहुत हाइट वाली अटेम्प्ट थी, बहुत ज्यादा। उसमें मैं जख्मी हो गया और फिर वापस आ गया, और तीसरी अटेम्प्ट जो की उसमें फिर मैं कामयाब हो गया। फिर पहले आप किसी और मुल्क में गए, कितने मुल्क ममालिक से आप गया ना, अब स्टेटस ये था कि मैं जिस हमसाया मुल्क में गया, मेरे पासपोर्ट के ऊपर उसका वीजा था, एंट्री स्टैंप नहीं थी। पाकिस्तान से मैं निकला हूं तो मेरे पासपोर्ट के ऊपर ये मेरा पासपोर्ट है। जब मैं पाकिस्तान से निकला हूं तो मेरे पासपोर्ट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान का एग्जिट नहीं है, वो अभी तक नहीं है। लेकिन जिस मुल्क में मैं एंटर हुआ था उसकी एंट्री भी नहीं थी मेरे पास। ठीक। और अगर मेरे पास उस मुल्क की एंट्री नहीं है, वीजा मौजूद है, तो मैं उस मुल्क में तो फिर रहा हूं, लेकिन जब मैं उसके एयरपोर्ट पे जाऊंगा और कहूंगा कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूं, पकड़ा जाएंगे। तो जब एंट्री नहीं है सिस्टम में तो मैं ट्रैवल कैसे करूंगा? वो तो कहेंगे जी आप हमारे मुल्क में इलीगल आए हैं, इलीगल आए हैं, और मुझे पकड़ लेंगे। और मुझे जो चोट लगी हुई थी, मैं साथ साथ उसकी वो इन्फेक्शन हो गई थी, मैं उसको भी ट्रीट कर रहा हूँ। वो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा थी, मेरे खून भी निकलता था काफी, तो मैं उसके साथ ट्रीटमेंट कर रहा था। 2 चोटें लगी थी मुझे, तो मैं उसकी ट्रीटमेंट कर रहा था, नंबर 1। और नंबर 2, मैं कोई सोर्स ढूंढ रहा था जो मुझे पासपोर्ट के ऊपर एंट्री की स्टैंप ले दे। तो मैंने यहां तक कहा, मैंने कहा यार अगर कोई किसी भी तरीके से लगता है इसको लगवाओ, लेकिन मैं किसी के हवाले अपना पासपोर्ट कर नहीं सकता था। फर्ज करें मेरे पास तो एक ही डॉक्यूमेंट था ना जो मेरी सिक्योरिटी थी, अगर ये मैं किसी को दे देता और वो वहां से जब्त हो जाता पासपोर्ट, या पासपोर्ट मुझे वापस ना मिलता, या वो बंदा लेके भाग जाता, बिल्कुल ठीक, तो मैं तो फंस गया था उस कंट्री के अंदर हमेशा के लिए। मेरी शर्त ये होती थी कि ये मेरे हाथ में रहेगा और इसके ऊपर ठप्पा लगेगा, मैंने दूंगा नहीं किसी को। 5 दिन के बाद मुझे उसके ऊपर ठप्पा लग गया। सही। ये कैसे लगा ये कहानी मैं नहीं बताऊंगा, फिर ये किसी और का भी लगवाना पड़ सकता है, आपका भी लगवाना पड़ सकता है ठप्पा। अच्छा, तो वो फिर उसके बाद नहीं, लेकिन आप ठप्पा लग गया तो मैं एक इंटरनेशनल ट्रैवलर बन गया। मेरे पास उस मुल्क का लीगल वीजा, लीगल ठप्पा, अब मैं दुनिया में जहां का वीजा होगा मैं जाऊंगा। तो मेरे पास 3 मुल्कों के वीजे थे उस वक्त। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली के पास पहुंचा। ठीक। वहां जाते ही मैंने देखे, एक कानून है इंटरनेशनल कि आप कभी भी वीजा अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी उस कंट्री में नहीं है जहां के आप रेजिडेंट हैं। अप्लाई नहीं कर सकते आप। अब मैं लगातार उससे पहले से अक़वाम मुत्तहिदा से भी राब्ते में था, यूरोपीय यूनियन से भी राब्ते में था, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर से भी राब्ते में था, एमनेस्टी इंटरनेशनल से भी राब्ते में था, आईसीजे से भी राब्ते में था। कोई 1 दर्जन तंजीमें हैं, मुझे सबके नाम भी नहीं याद, ये ईमेल के ऊपर पड़ा हुआ सब कुछ। मैं सबसे राब्ते में था और वो सारी कोशिशें कर रहे थे। पाकिस्तान में मैंने उन्हें कह दिया था मैं पाकिस्तान की किसी एम्बेसी में जा नहीं सकता इस वक्त। जब मैंने उनसे आप रास्ते में ये केस स्टडी की तरह था कि यानी आप उन्हें बता रहे थे कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं और अब आप अगर एक जगह पर आ गए तो आपको वो वीजा दे दिया जाए, भले आप अपनी कंट्री से। शुरू में मैंने उनसे राब्ता इसलिए किया कि अगर मुझे मार दें या कुछ करें, तो मैंने उनको वीडियोस भिजवाई थी 1-2 लोगों को, और मैंने बताया था कि कातिल कौन है। अच्छा। मैंने कुछ चीजें उनके साथ रिवील की थी, उनको बताया था कुछ लोगों को कि जनाब ये चीजें हैं, फला बंदे के पास पड़ी हैं, वो बंदा आपको जो चीजें देगा वो बिल्कुल सच होगा। वो मैंने अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करके उस बंदे के पास रखी हुई है, और मैंने ये बताया कि मेरे हालात क्या है और मैं किन हालात से गुजरा हूं। मैं सिर्फ चीजें रिकॉर्ड पे ला रहा था। जब उन्हें पता चला कि ये पाकिस्तान से निकल गया है, मैंने एक को बताया, फिर दूसरे को बताया, तो उन्होंने कहा जी कि आपका हम कोशिश करते हैं कि आपको किसी सेफ कंट्री का वीजा मिल जाए। ठीक। ये ठीक है। मैं फैमिली के पास पहुंचा, वो हैरान हो गए मुझे देख के कि ये किधर से आ गया है। अच्छा। तो मैंने एक दिन ना ऐसे ही पहले अपनी अम्मी को फोन पे कहा था। नहीं तो उनसे राब्ते में नहीं थे आप मीनवाइल जब आप ये सफर कर रहे थे? मैंने दुनिया में किसी को नहीं बताया। ठीक। अच्छा, फैमिली को भी नहीं पता था? नहीं क्या, मैं उनको क्यों बताता मैं। तो मैंने जब मैं पहुंचा तो मैंने एक दिन वैसे ही अम्मी को फोन पे पहले कहा था, मैंने कहा माँ जी आप जब बुलाए मैं आ जाऊंगा। तो मैं जब गया तो मैंने उन पे ही डाल दिया, मैंने कहा अभी आपने मुझे कल परसों ऐसे ही कहा था कि तेरे से मिलने को दिल कर रहा है, तो देखे मैं पहुंच गया। ऐसे ही मैंने उनको कहानी सुना दी। मैंने अगली सुबह उठ के जो वो कंट्री जहां पे मैं पहुंचा था, मैंने वहां का रेजिडेंस अप्लाई किया। ठीक। मैंने वीजा लेने थे ना, मेरे पास कोई तो ऐसी कंट्री हो जहां का मैं रेजिडेंट हूं। ठीक। ऐसे तो मुझे कोई एम्बेसी अपने दफ्तर में नहीं आने देती। नहीं देगी, बिल्कुल सही। वो अप्लाई किया और मुझे कुछ ऐसे इशारे मिले अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर के मैंने वो कंट्री छोड़ दी। अच्छा। उसके बाद मैंने तकरीबन 7 मुल्कों का ट्रेवल किया, और किसी मुल्क में मैं 1 हफ्ता यानी 3 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे मैं फिरता रहा।
दे वर चेजिंग मी। हाँ जी, वो चेज कर रहे थे और मैं भाग रहा था। फिर मैं वापस आया एक दफा उसी कंट्री में जहां मेरी फैमिली थी। मैंने वहां से आके बकायदा अप्लाई किए। आपके पास एक ऑप्शन होता है कि जब आप वीजा अप्लाई करें तो अपना पासपोर्ट वापस ले सकते हैं एक्स्ट्रा पैसे देके। अप्लाई तो करके आपको वहां पे भी आपका इन्फॉर्मर भी बता रहा था, वहां पे भी वही इन्फॉर्मर बता रहा था कि भाई अब इस मुल्क में भी आ गए, इस मुल्क में भी आ गए, आपको नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे, और मैं आपको बताता हूँ, बड़े अजीब तरीके से एक मिलिट्री जनरल ने मेरे साथ राब्ता किया। आप उसका नाम नहीं अभी चला सकेंगी, आप पाकिस्तान में हैं। तो जब उसने राब्ता करके जिस तरह बात की ना, तो मुझे एकदम लगा, मैंने कहा इनको पता चल गया, ये इनको आइडिया है कि ये पाकिस्तान में नहीं है। मैंने कहा अब इनको चक्कर पे ही रखो, फिरते ही रहो हर वक्त, कभी इधर चले, क्योंकि देखे ना किसी भी मुल्क के साथ ये बात करेंगे 2 4 5 दिन 6 दिन इनको लग जाएंगे। ये इतने तो वो तेज नहीं है कि एक दिन में 24 CIA थोड़ी है कि वो ये उठा के ले जाएंगे फौरन बंदा। तो मैं हिसाब किताब लगाता था, जैसे ही मुझे कोई बैड फीलिंग आती थी मैं अगली कंट्री और करता मैं ये था कि साथ एक आधा कोई बंदा रखता था जो बुकिंग करता था होटल की। वो जो भी ज्यादातर मैं अपार्टमेंट लेता था तो वो मैं उस बंदे के नाम पे लेता था, अपने नाम पे नहीं लेता। अरशद शरीफ के केस में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इवन मेरी फैमिली को नहीं पता होता था कि इमरान रियाज इस वक्त किस मुल्क में है। मेरे पास इस वक्त ये देखें 1 2 3 2 वो पड़े हैं। मेरे पास 5 डिफरेंट फोन के अंदर 9 व्हाट्सएप काम कर रहे हैं और डिफरेंट दूसरी बहुत सारी एप्स काम कर रही हैं। हर एक को मैंने अलग अलग दिया हुआ था। ये कोई आसान था जान बचाना? अरशद शरीफ वाले केस से हमने बहुत कुछ सीखा था। मैं इन गिद्धों को नोचने के लिए अपनी लाश नहीं दूंगा। ये जिन्हें शौक पड़ा हो ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा कुछ और लोगों के पेट में मरोड़ उठने हैं बेशर्मों के। ये लाश के ऊपर नाचने वाले लोग हैं। मैंने क्या और साबित करना है? मेरे से ज्यादा कोई मार खा के दिखाए। सारा कारोबार तबाह, सारी फैमिली मैंने छोड़ दी। मेरा इतना बड़ा घर हम सबने मिलकर बनाया था। मेरे घर वाले मेरी शक्ल जब देखते थे तो वो ऐसे देखते थे, यार तूने किधर फंसा दिया हमें। ये नहीं, वो सारा खानदान ही बिखर गया। खानदान तबाह करवा लिया, कारोबार तबाह करवा लिया, घर वाले बिखर गए सारे के सारे। बच्चे मेरे रुल गए, वो मुझे कहते हैं बाबा पाकिस्तान जाना है। मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता कि यार क्यों नहीं जाना। उनको डरा दूंगा पकड़ के, जनाब हमारी फौज हमें मारती है या हमारी पुलिस हमें मारती है। तो मैं बड़े मुश्किल हालात में रहा हूं। इनको मैं अब क्या और क्या वफादारी साबित करूं? मैं जान दे दूं अपनी? मैं मर जाऊंगा तो इनको सुकून आ जाएगा। जब मैं मर जाऊंगा तो ये सारे कहना शुरू हो जाएंगे कि बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अरशद शरीफ की तरह मेरी लाश के ऊपर जो है वो दिए जलाएंगे, वहां पे आगे फूल फेंकेंगे। और भाई मैंने इनका मक्कू ठपना है, जिन्होंने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया, मेरी ये जिम्मेदारी है। मैं ये काम करता रहूंगा। मेरा अच्छा मेरा और आप ये और एक चीज मैं आपको और बताऊं, मेरा एक चीज इमरान भाई, ये काम ना जो फीलिंग है, अब तो मैं ये हैरान हो गई। एक चीज बता दूं आपको, मैंने ये काम अपने तरीके से करना है। ना मुझे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डिक्टेट कर सकी है। ये दाढ़ी वाले इमरान रियाज की बात कर रहा हूं मैं, पिछले 2-2.5 साल से। माजी में जो मेरे से गलती की, मैंने वहां पे हाथ जोड़ के माफी मांगी। बताओ कोई एंकर, सबने गलतियां की हैं। किसी ने चौक में जाके खड़े होकर माफी मांगी हाथ जोड़ के? मैंने चौक के अंदर जाके खड़े होकर हाथ जोड़ के माफी मांगी, मुझे माफ करो, मेरे से गलती हुई थी। उनका दिल बड़ा था बलोचों का, उन्होंने मुझे माफ किया, उनकी बड़ी मेहरबानी। मार्ग बलोच मेरी बहन है, जब तक जिंदा रहूंगा उसका एहसान मेरे ऊपर रहेगा और मैं उसके हक के लिए आवाज उठाऊंगा। जहां वो ठीक है वहां मैं उसके हक के लिए आवाज उठाऊंगा। जहां वो ठीक नहीं है ना, अगर मुझे लगेगा भी तो मैं उसके खिलाफ नहीं बोलता। मैं नहीं बोलता उसके खिलाफ। उसने मुझे माफ किया है, इतना बड़ा दिल चाहिए उसके लिए। तो मामला ये है कि मैंने और क्या साबित करना है? मेरी लाश चाहिए इनको मेरी वफादारी साबित करने के लिए इस मुल्क के साथ, मेरी हुब्बुल-वती साबित करने के लिए मेरी लाश चाहिए इनको। लाश तो मैं इनको नहीं देता गिद्धों को नोचने के लिए। और मैं जो काम करूंगा अपने बहुत सारे लोगों का शक है इमरान भाई। मैंने देखिए, अगर मेरे से जबरदस्ती मनवाते ना तो एस्टेब्लिशमेंट मनवा लेती ना जबरदस्ती। बात ये है कि मुझे कोई ये डिक्टेट करेगा ना कि तू इस तरीके से बात कर और इस तरीके से ना कर, तो भाई मेरा अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से बात करूंगा। किसी का बात भी मेरा तरीका नहीं सकता अल्लाह के हुक्म से।